guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss a very important topic of gynecology and that is endometriosis. ठीक है friends, I have uploaded many lectures on other important topics of examination and वो एक playlist के form में available है. So if you are searching for crisp lectures of gynecology, please have a look at our playlist and I'm sure you will find many useful informations there. Also friends, daily मैं आपके साथ obstetrics या gynecology का एक lecture share करती हूँ and I'm sure आप वो miss नहीं करना चाहते तो please जल्दी से Medicure Buddy को subscribe कीजिए. It is absolutely free. Hit the bell icon and get a chance to become a part of our virtual family. चलिए अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज दैट इज ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. जो यूट्रस की कैविटी है उसके बाहर जो ग्लैंड्स और स्ट्रोमा प्रेजेंट हो जाते हैं हम उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, इटियोलॉजी इसकी फुली हमें पता नहीं है बट इसके लिए कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई है. नाउ फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि थ्योरी किसने दी थी या फिर वो मैकेनिज्म बता देंगे थ्योरी का और पूछेंगे ये कौन सी थ्योरी है. तो सबसे पहले है इम्प्लांटेशन थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन. ये थ्योरी वाज गिवन बाय सैमसन. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ सीलोमिक मेटाप्लेजिया एंड गिवन बाय मेयरहॉफ एंड आयनहॉफ. ठीक है, मेटास्टैटिक थ्योरी जो है वो किसने दी है? वो दी है हेल्बन ने. ठीक है, तो ये थ्योरीज हैं जो कि दी गई है. वी हैव अनदर थ्योरी जो है हिस्टोजेनेसिस बाय इंडक्शन एंड ये किसने प्रपोज की है? दिस इज स्टिल नॉट हियर. द थ्योरी proposes that an endogenous biochemical factor can induce undifferentiated peritoneal cells to develop into endometrial tissue. तो ये हिस्टोजेनेसिस थ्योरी क्या है कि कोई पर्टिकुलर सेल्स हैं उसमें कोई बायोकेमिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो सेल्स जो है वो डेवलप कर जाती है एंडोमेट्रियल टिश्यू में. ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस की ये थ्योरीज हमारे पास हैं. फिर एंडोमेट्रियोसिस एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन होती है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने प्रोटेक्टिव फैक्टर स्मोकिंग ये चीज किसमें देखा था? अगर आपने फाइब्रॉइड वाला लेक्चर देखा है तो आप सबको याद होगा दैट स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर ऑफ फाइब्रॉइड एज वेल. यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स देखें तो अगर किसी फीमेल में फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें 7 से 10% चांसेस ज्यादा होती है किसकी? फाइब्रॉइड के डेवलप होने की. अगर किसी फीमेल में अर्ली मेनार्क आया है या फिर मेनोपॉज लेट है, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल और कैफीन का कंजम्पशन करती है, नलीपैरस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है विच मीन्स उसने लेट मैरिज की है, लेट चाइल्ड बर्थ है, वो ओबीस है. ठीक है, हार्मोन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन होती है. मुलेरियन एजेनेसिस की वजह से भी कई बार एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकती है एंड ओबेसिटी, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर कोई फीमेल रेगुलर एक्सरसाइज कर रही है, प्रेगनेंसी विच मीन्स जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहता है उस वो वाली कंडीशन, मल्टीपैरिटी अगर किसी फीमेल ने बहुत सारे बच्चों को बर्थ दिया हुआ है एंड स्मोकिंग. स्मोकिंग इज अ वेरी अनकॉमन येट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. पता है जब एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका हर चीज की तरफ ध्यान जाएगा, फिर आप स्मोकिंग की तरफ देखोगे और बोलोगे कि यार स्मोकिंग कैसे ही प्रोटेक्ट कर सकता है. पर स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियोसिस एज वेल एज फाइब्रॉइड. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव एज में 3 से 10% इसका इंसिडेंस है. 25 से 35 इयर्स के लोगों में ज्यादातर देखने को मिल सकता है. ठीक है, 35 से 45 इयर्स की एज में क्या देखने को मिल रहा था? हमने पढ़ा है इससे पहले फाइब्रॉइड. एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइट्स ऑफ अकरेंस ज्यादातर ओवरी में होता है. ठीक है, और एंडोमेट्रियोसिस जो ओवरी में होती है वो चॉकलेट सिस्ट फॉर्म कर देती है और हम उसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं. ठीक है, सेकेंड मोस्ट जगह क्या होती है? पाउच ऑफ डगलस, उसके बाद यूट्रोसेक्रल लिगामेंट. ठीक है, तो आप देखो ओवरीज, फिर पाउच ऑफ डगलस, देन
यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, देन ब्रॉड लिगामेंट, देन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये सारी जगहों पर जो एंडोमेट्रियोमा है उसकी होने की चांसेस हो सकती है। उसके अलावा रेयरेस्ट साइट बहुत कम कहाँ होता है, सीएनएस में देखने को मिल सकता है। एंड ऑर्गन जो कि कभी इन्वॉल्व नहीं होता है एंडोमेट्रियोसिस में, दैट इज नन अदर देन स्प्लीन। ठीक है, कई बार स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी होती है, पता है कैसे? जैसे मायोमेक्टमी हुई या फिर हिस्टेक्टमी हुई और उस जगह का कोई स्कार है, उस जगह पर कोई स्कार है और वहां पर आकर एंडोमेट्रियल टिश्यू जम गया या फिर इकट्ठा हो गया और वहां से फिर मेंसेस होने लगे, तो हम उसे स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, ये हो गई स्कार एंडोमेट्रियोसिस। एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस इज जीआईटी। ठीक है, जीआईटी में सिग्मोइड कोलन में एंडोमेट्रियोसिस ज्यादातर देखने को मिलती है, ब्लैडर में भी देखने को मिल सकती है। लीस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पेल्विक साइट में किडनी है एंड रेयरेस्ट इज एज ऑलवेज सीएनएस। ठीक है, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम यहाँ पर भी मोस्ट कॉमनली एसिम्टोमेटिक है, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, क्रोनिक पेल्विक पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिस्पैरिनिया विच इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कमर में दर्द, लो बैकएक इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या मिल रहा है? डिस्मेनोरिया। ठीक है, फाइब्रॉइड में आपको क्या मिल रहा था? मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। Dyspareunia occurs when pouch of Douglas and retrovaginal septums are involved. ठीक है, pouch of Douglas सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट होती है जहां पर एंडोमेट्रियोसिस होती है, और अगर वहां पे हो जा रही है तो डिस्पैरियूनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है एक ट्राइड ऑफ सिम्टम्स जो कि आपको एंडोमेट्रियोसिस के मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स में ऑब्जर्व होता है। इसको आप याद रखोगे DID से, दैट इज नॉट डांस इंडिया डांस। दिस इज डिस्मेनोरिया, डिस्पैरियूनिया एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको क्लासिकल ट्राइड एंडोमेट्रियोसिस में ऑब्जर्व होगा। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियम डांस करके किसी एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट पे चला गया, और डांस से आप याद रखोगे DID, डिस्मेनोरिया, डिस्पैरियूनिया एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस, उसके बाद PID। ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज इनफर्टिलिटी। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? इनफर्टिलिटी। सबसे पहला हमने क्या देखा? वी हैव सीन डिस्मेनोरिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी देखने। तो बेसिकली यही होता है कि वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फिर हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाती है फीमेल। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पर। जैसे कि आप देख रहे हो, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है एंडोमेट्रियोसिस में? पेन। ठीक है, पेन फील होगा फीमेल को, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन को आप डिस्मेनोरिया से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो डिस्मेनोरिया जो है ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? इनफर्टिलिटी है। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? चॉकलेट सिस्ट बन जाती है ओवरी में। ठीक, फोर्थ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? मेनोरेजिया। ठीक है, तो मेनोरेजिया क्यों होती है? एस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू में हो जाता है प्रोलिफरेशन। अब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फाइंडिंग क्या मिलेगा? यूट्रस जो होता है ना वो फिक्स्ड मिलेगा। फिक्स्ड यूट्रस क्यों हो जाता है? इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एडहेशंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस काफी ज्यादा फिक्स्ड और रेट्रोवर्टेड कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, फर्म फिक्स्ड एडनेक्सल मास देखने को मिलता है जिसको हम एंडोमेट्रियोमा या फिर और क्या कह सकते हैं? CC विच इज चॉकलेट सिस्ट। टेंडर नोड्यूलैरिटी देखने को मिल सकती है जिसको हम यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में कॉबलस्टोन अपीयरेंस भी कहते हैं। कल्डे-सैक इज फेल्ट ऑन द रेट्रोवेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस की बात करेंगे, बट विल बी डिस्कसिंग
this in the next part of the lecture. So friends, that's it for today's session in which we have discussed endometriosis. I hope I made you all understand. This was the first part of the lecture and I'm sure मैंने आपको जो भी पढ़ाया होगा, जो भी समझाया होगा वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड फ्रेंड्स, डेली मैं आपके साथ गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स का एक वीडियो शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करना चाहते. तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.